गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान 5वां भाग लेकर आए हैं। 5वें भाग में हम मृदा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे और मृदा का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मृदा संसाधन। मृदा सबसे महत्वपूर्ण एवं नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा के निर्माण में या कहा जाए मृदा के कुछ सेंटीमीटर का निर्माण, पृथ्वी के धरातल का जो ऊपरी भाग है उसके कुछ सेंटीमीटर के निर्माण में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। पृथ्वी के ऊपरी परत पर उसके गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। मृदा निर्माण में प्राकृतिक कारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे पवनों का, वर्षा का, नदियों का, हिमानियों का, तापमान का इत्यादि। इन सब कारणों से मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद उनका रवों के रूप में, महीन कणों के रूप में बदलने के बाद उसमें जैवीय तत्वों के समावेश होने के कारण मृदा का निर्माण होता है। कुल मिलाकर मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो मानव विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मृदा से मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार फसलों का उत्पादन करता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। उन मृदाओं का वर्गीकरण हम निम्न आधारों पर यहाँ किए हैं। तो मृदा का वर्गीकरण पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा संपूर्ण भारत में इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण या मृदा का निर्माण कुल भूभाग के 45.6% भाग पर जलोढ़ मृदा का फैलाव है। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। बांगर मृदा जो कि यहाँ पर लिखा गया है और खादर मृदा। तो आइए जानते हैं जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि यहाँ पर हेडिंग से ही स्पष्ट है, जलोढ़ मतलब ऐसी मृदा जो जल के साथ लुढ़क कर आई हो, या ऐसे मिट्टी के कण या चट्टानों के वे कण जो जल के साथ बहकर आई हों और धरातल पर फैल गई हों, ऐसे मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा के निर्माण में नदियां प्रमुख रूप से सहायक हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियां जैसे सिंधु हो गया, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गया, इन नदियों से भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। आयु के आधार पर मतलब जो पुरानी जलोढ़ मृदा है और जो नई जलोढ़ मृदा है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहा जाता है और जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसे बांगर कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी या काली मृदा, इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है या रेगुर मिट्टी भी है। इस क्षेत्र में कपास की पैदावार अधिक होने के कारण इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है।
प्रायः इस प्रकार के मृदा का विस्तार जो है भारत में दक्कन के पठार पर अधिक मात्रा में है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भागों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ के पठार पर भी काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। इस मृदा का निर्माण प्राचीन काल में ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार के फलस्वरूप जो आग्नेय शैल का निर्माण हुआ, उसी आग्नेय शैलों के अपर्दन के कारण, निच्छालन के कारण इस क्रिया का इस प्रकार की मृदा का निर्माण हुआ है। इसलिए ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न होने के कारण इसमें ज्वालामुखी से निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कार्बन, राख का इन क्षेत्रों में फैल जाने के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना आदि की अधिकता होती है, जिसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। नमी धारण की क्षमता अधिक होने के कारण ही यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इस मृदा का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के पठारों पर फैला हुआ है। अगला है लाल और पीली मृदा। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार जो है 10.6% भागों पर है। यह दक्कन के पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्र में, दक्कन के पठार पर जहाँ कम वर्षा होता है उस क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा का विस्तार है। इस मृदा में लोहे के कणों का आग्नेय शैल और रूपांतरित शैलों में फैलने के कारण, आग्नेय शैल और रूपांतरित शैलों में इस प्रकार के शैलों में लोहे के अवशेषों के मिले होने के कारण इस शैल का निर्माण जो है, रंग जो है या इस मृदा का रंग जो है लाल हो जाता है। और लाल मृदा में ही जल जब संयोजित हो जाता है तो इसका रंग बदल करके पीली हो जाती है। इसलिए इसे पीली मिट्टी भी या पीली मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार जो है तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि भागों में होता है या आदि भागों में पाया जाता है। अब आते हैं लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा, लैटेराइट शब्द ग्रीक शब्द या ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ईंट के रंग के समान लैटेराइट मृदा का रंग होता है। यह प्रायः उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। लैटेराइट मृदा का जो विस्तार है, जहाँ तापमान उच्च होता है और वर्षा अधिक होती है, उस क्षेत्र में लैटेराइट मृदा का विस्तार अधिक है। इसमें उच्च तापमान होने के कारण, तापमान अधिक होने के कारण इसमें जैवीय गुणों की प्रधानता जो है कम होती है या जैविक गुण कम होता है। यह मृदा जो है काजू, चाय, कॉफ़ी आदि फसलों के लिए या आदि चीज़ों के उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इस मृदा का विस्तार जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में पाया जाता है। अब आते हैं अगला जो वर्गीकरण है मृदा का, मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा, मरुस्थली जैसा कि अर्थ से स्पष्ट है, मरुभूमि, मरुस्थल मतलब मरी हुई भूमि। ऐसी भूमि का विस्तार भारत के कुल भाग के 4% भाग
पर फैला हुआ है। कुछ क्षेत्रों में इस मृदा में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण, जैसे राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर झीलों से नमक बनाया जाता है। झीलों के पानी को वाष्पीकृत करके उनसे नमक प्राप्त किया जाता है। जैसे राजस्थान का सांभर झील, इससे नमक प्राप्त किया जाता है। इस मृदा में ह्यूमस अर्थात जैवीय गुणों का तथा नमी का कम होना ही इस मृदा को मरुभूमि का रूप देता है। नमक की अधिकता के कारण या ह्यूमस की कमी के कारण और नमी की कमी के कारण यह भूमि जो है वनस्पतियों के उगने लायक नहीं होती है, इसलिए इसे मरुभूमि या मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है। इसका विस्तार भारत में पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा में पाया जाता है। तो इस तरह से ये मरुस्थलीय मृदा। अब आते हैं अगला वर्गीकरण में, वनीय एवं पहाड़ी मृदा। वनीय एवं पहाड़ी मृदा यानी ऐसी मृदा जिन क्षेत्रों में वनों का विस्तार है या जो पहाड़ी क्षेत्रों में फैली हुई हैं, ऐसे मृदा को वनीय या पहाड़ी मृदा कहा जाता है। इसका भारत में 8% भागों में विस्तार है। यह मृदा नदी घाटियों में दोमट एवं सिल्टदार, नदी के निचले भागों में या नदी घाटी के समीप दोमट एवं सिल्टदार तथा ऊपरी ढालों पर, नदी के ऊपरी ढालों पर मोटे कण, हिमालय पर मृदा का अपरदन होता है। हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है उससे मृदा का अपरदन होता है और इस मृदा में अम्लीय व ह्यूमस की कमी होती है या अम्लीय या ह्यूमस युक्त गुणों से रहित होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में इस प्रकार की मृदा का विस्तार है। अब आते हैं लवणीय मृदा। लवणीय मृदा, इस मृदा को ऊसर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसलिए यह अनुपजाऊ है। लवणीय मृदा में सोडियम का, पोटेशियम का और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इनके अधिक होने के कारण यह मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, इसलिए यह अनुपजाऊ भूमि होती है। भारत में पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं पर, सुंदरवन के डेल्टा में आदि स्थानों में इसका विस्तार है। इस मृदा में जिप्सम का प्रयोग करके इस मृदा को की लवणता को कम किया जा सकता है और इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। अब आते हैं पीट या जैविक मृदा। इस प्रकार की मृदा प्रायः भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ भारी वर्षा होती है और जहाँ आर्द्रता अधिक होती है अर्थात नमी जहाँ अधिक होती है, वहाँ पर पीट या जैविक मृदा पाई जाती है। यह मृदा अच्छी वनस्पतियों के लिए या वनों के विस्तार के लिए उपयुक्त होती है। इस मृदा में 40 से 50% तक जैविक गुणों का समावेश होता है। यह गाढ़े व काले रंग का होता है, यानी पीट या जैविक मृदा का रंग जो होता है गाढ़े व काले रंग का होता है। यह मृदा प्रायः उत्तरी बिहार, दक्षिणी उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मृदा संसाधन, मृदा का निर्माण कैसे होता है, यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसका वर्गीकरण क्या है अर्थात इसके प्रकार क्या हैं। तो कुल मिलाकर हमारे भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर
भौगोलिक बनावट के आधार पर, प्राकृतिक गुणों के आधार पर जो मृदा है उसकी जो संरचना है, उसकी जो बनावट है, अलग अलग प्रकार की है। पूरे भारत में एक ही प्रकार की मृदा का विस्तार नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा का विस्तार है, और जहाँ से अलग अलग प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।